विद्यार्थी हैं वो अमेरिका में गए थे पढ़ने के लिए, जबकि कनाडा में ये संख्या आई थिंक 4.5 लाख है। तो अगर दोनों मोटा मोटी मिला दें तो कितना 8 लाख के करीब हो गया अमेरिका और कनाडा में। उस प्लेटफॉर्म पे अगर हम कंपेयर करें और बात करें तो क्या आपको क्या लगता है यूनिवर्सिटीज हैं वो बेस्ट हैं, और क्या ये एम्प्लॉयमेंट में एप्रोप्रिएट उनका स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्जन रेट बेटर है? तो अगर आपको H1 में तो अपनी लॉटरी समझ के उसको रेल रखिए और उसमें भरपूर, मैं कह रहा हूँ मतलब जैसे 5-6 साल या जितने भी साल जितना मिलता है पूरा यूज करिए। उसके बाद इंडिया वापस जाने की कोशिश करना, कुछ स्टार्टअप वगैरह कुछ ज्वाइन करके मतलब नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है। तो आप सोचिए कि मतलब जो यहाँ पे यूएस में हमें 1000-1500, वो वहाँ पे 2300 से 2500 है। तो अब मतलब एक क्वेश्चन ये है रमेश की, क्या जो कि जैसे हम यूएस की बात करते हैं तो यूएस में नो डाउट एजुकेशन सिस्टम हमारा अच्छा है, तो क्या स्टूडेंट यहाँ पे आना एजुकेशन लेंगे? नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत। मैं हूँ प्रमेश। नमस्कार, और मैं हूँ शालीन। सो प्रमेश, चलिए आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात, स्पेसिफिकली इंडियन पेरेंट्स के दिमाग में हमेशा से रहा है कि क्या हम अपने बच्चों को, इंडियन स्टूडेंट्स को कनाडा और यूएस हायर स्टडीज ग्रेजुएशन के लिए भी वहाँ पे उनकी फ्यूचर, उनका करियर ज़्यादा इनहेंस हो। ये हमेशा बर्निंग क्वेश्चन है, पेरेंट्स ना हमेशा कंफ्यूजिंग माइंड राइट इन्फॉर्मेशन को सीख करते हैं। हाँ शालीन, ये एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले हम कुछ आंकड़े, तो 2024 में लगभग आई थिंक 3.5 लाख करीब भारतीय जो विद्यार्थी हैं वो अमेरिका में गए थे पढ़ने के लिए, जबकि कनाडा में ये संख्या आई थिंक 4.5 लाख है। तो अगर दोनों मोटा मोटी मिला दें तो कितना 8 लाख के करीब हो गया अमेरिका और कनाडा में। जो नंबर्स हैं आने वाले समय, कनाडा का तो आई थिंक मेरे को लगता है कि घटेगा, क्योंकि कनाडा का जो इम्पैक्ट है पन्नू जन्नू और ये मैनेजर का जो किलिंग हो रही है और इसका इम्पैक्ट जो इंडिया के साथ हो रहा है, इनका तनाव, उसमें लॉन्ग टर्म में अमेरिका में तो बढ़ेगा ही। अमेरिका में तो आई थिंक लोग आएंगे और आना भी चाहिए, क्योंकि अमेरिका की जो पढ़ाई है ना वो कहीं भी नहीं है। मतलब तुम जो भी कर लो कि जो स्टडीज है, हायर स्टडीज है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मतलब वो अलग ही लेवल है उसका, रिसर्च वगैरह जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं ना, उसका अलग ही लेवल। तो ये जो संख्या है पिछले कुछ वर्षों में, इसके लिए मतलब बदलाव आ रहा है। स्पेशली ये जो कोविड-19 के हमने देखा कि विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई अपने देश में रहने के लिए प्राथमिकता दे, तो इंडिया में भी मतलब काफी है। और इंडिया में एक्चुअली कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो लोगों को मतलब अच्छे स्टूडेंट्स को, तो क्या होता है जिसके पास पैसा होता है वो लोग बाहर भेजते हैं। और फिर क्या होता है कि जब ये लोग कनाडा भेजते हैं तो कनाडा खालिस्तानी ये तत्व जो है, अब वो तो एकदम अलग ही एस्पेक्ट हो। और आई टोटली एग्री, एजुकेशन स्टैंडर्ड ग्लोबली बेस्ट है, नो डाउट अबाउट इट। कनाडा आई डाउट। कनाडा तो भाईचारा में। हाँ चलिए, खैर वो अलग बात है, कभी और। चलिए देखिए, अब हम एक और बात करते हैं रमेश, इस एनालिसिस को फर्दर डीप। अब ये दोनों जो देश हैं हमारे, कंपेयर करें हम अपने भारत से, पढ़ाई और जो एजुकेशन है और जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी होती है ना, एजुकेशन हम गेन करते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट में कैसे कन्वर्जन होता है, एम्प्लॉयमेंट में, सक्सेसफुल एम्प्लॉयमेंट। तो उस प्लेटफॉर्म पे अगर हम कंपेयर करें और बात करें तो क्या आपको क्या लगता है यूनिवर्सिटीज हैं वो बेस्ट हैं, और क्या ये एम्प्लॉयमेंट में एप्रोप्रिएट उनका स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्जन रेट बेटर है? आपने बहुत सही सवाल पूछा है शालीन। इसको आई थिंक दो तरीके से इसको सेपरेट करते हैं, 2 तरीके में। एक तो है पढ़ाई के लिए और एक नौकरी के लिए। अब जहां तक पढ़ाई का है सवाल, पढ़ाई में तो खैर ये भी मतलब अमेरिका और कनाडा में, तो अमेरिका में तो कोई डाउट नहीं है, पढ़ाई जो है उसमें कोई उसका सानी नहीं। मतलब यहाँ से लोगों को अगर मिल रहा है मौका तो लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए। यूएस में मतलब पूरा फायदा उठाना चाहिए। कनाडा का मैं थोड़ा डाउट है, पता नहीं, मतलब मेरे को उतना आइडिया नहीं है कनाडा का, बट मेरे को नहीं लगता कि उनके बहुत अच्छे सिस्टम्स हैं। आई थिंक इंडिया की यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं। ये कि वहाँ पे इतना कंपटीशन इतना ज्यादा है तो इसलिए उनको मिलता नहीं मौका। तो कनाडा में ठीक है, मतलब वो पढ़ रहे हैं, बट पढ़ाई के लिए मुझे लगता नहीं कि कनाडा उतना खास कुछ। अब नौकरी में आई थिंक सबसे बड़ी चीज जो है ये वीजा का। तो अमेरिका में तो वीजा टाइट है ही, H1 वगैरह मतलब बहुत आसानी से नहीं मिलता है। अगर आपको H1 में भी जितने टाइम अपना H1 है, अपना ऐश करिए, बहुत अच्छी लाइफ है, ऐसा कोई डाउट नहीं है। मतलब इंडिया में भी अभी बहुत अच्छी लाइफ है, बट यहाँ पे अगर मिल रहा है, मतलब पूरा जो तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा ना यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म का, वो कहीं नहीं मिलेगा। और उसके बाद फिर तुम वापस इंडिया जाके अपना काम करो। यहाँ पे जो कटिंग एज रिसर्च और वर्ल्ड क्लास फैकल्टी जो है यहाँ पे, और स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब फैसिलिटीज मिलती हैं।
तो उनके मामले में मतलब पिक्चर थोड़ी अलग है, तो वो मतलब थोड़ा परेशानी तो नौकरी में प्रवेश H1B कोटा होता है हमारा, तो नहीं। पर H1 भी कितना है अभी, H1 में घटा घटा के इन्होंने बहुत कम, और वो भी तो है लॉटरी सिस्टम होता है, तो मिलना तो जरूरी नहीं है ना, मिलेगा तुम्हें। तो अगर आपको H1 मिले तो अपनी लॉटरी समझ के उसको रेल पे रखिए, और उसमें भरपूर, मैं कह रहा हूँ मतलब जैसे 5-6 साल या जितने भी साल जितना मिलता है पूरा यूज करिए, उसके बाद इंडिया वापस जाने की कोशिश पे अपना कुछ स्टार्टअप वगैरह कुछ ज्वाइन करके, मतलब नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है। एज तुम कर लो, बट नॉलेज अगर तुम गेन कर रहे हो ना तो उसका बहुत फायदा होगा तुम्हारे पास। तो इंडिया में जाके तुम मतलब स्टार्टअप्स ज्वाइन कर सकते हो, तो पैसा आजकल पूरा मिलता है इंडिया में भी, मतलब लोगों को अच्छा खासा, लोग करोड़ों में लोग पैसे कमा रहे हैं जो अच्छे नॉलेज वाले हैं। अब लोग कहेंगे कि भाई हमें तो नहीं मिल रहा है, फिर वही देखना पड़ेगा आम आदमी को, भाई आपके पास कितनी नॉलेज है। नॉलेज सबसे ज्यादा है, उतनी मैटर नहीं करती है, इंडिया में करती है थोड़ा बहुत, बट यहाँ पे इतना मैटर नहीं करती है। पास भी अगर नॉलेज, कोई नहीं देखता कि यार भैया वो हार्वर्ड वाला है या 12th पास वाला है। अगर 12th पास वाले को मतलब पूरा एआई वगैरह का एक्सपर्ट है, लोग उसको लेंगे। हार्वर्ड वाले तो सब डिपेंड करता है तुम्हारी, जितना तुम्हारे पास है। नौकरी पाना मुश्किल तो है बहुत चैलेंज। वीजा मतलब नियम काफी कठोर, और अमेरिका में H1B वीजा के लिए लॉटरी सिस्टम है, जिसमें हर साल आई थिंक पहले तो 85 था, पता नहीं शायद 60 कर दिया। तो वो मतलब मेरे को लेटेस्ट मैं कहीं शायद पढ़ा था कि 60 हो गया। और कनाडा में तो एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम है जो पॉइंट्स बेस्ड है और कॉम्पिटेटिव, और वो अभी भी बोल रहे हैं कि हम बाहर से हालात है ना इकोनॉमी के, वो और टाइट होने इमिग्रेशन, तो यहाँ पे नौकरी बहुत मुश्किल मिलेगी। इसीलिए जो है पढ़ाई, अपना नॉलेज करो और वापस इंडिया जाके अपना आराम से ऐश करो और अपना पैसा कमाओ। मेरा तो ये बोलना हो। एक्सटेंशन के फॉर्म होते हैं, 4-5 साल के लिए शायद मिलता है, तो उसके फिर एक्सटेंशन के फॉर्म होते हैं, 1 या 2 एक्सटेंशन होता है। Anyway, तो हम लोग पहले जैसे कॉस्को से वो लेके आते थे एक ऑलिव ऑयल का डब्बा, अब हमें मिलते थे 2 डब्बे 1 गैलन के, आई थिंक होते हैं वो, 1 गैलन के 2 डब्बे होते थे, वो $34 के। अभी कुछ 2-3 साल के अंदर मैं देखा वो सेम डब्बा अब जो है $34 का एक डब्बा मिल रहा है, मतलब 100% ज्यादा हो गया। 100%। आप समझ रहे हैं कि क्या मतलब इन्फ्लेशन लेवल है। ये जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत कम है, ये सब बकवास है। आप ये देखिए कि आम आदमी को अगर आप देखें, कोई नया मतलब 50-60 हजार, जिसको लोगों को लगेगा 50,000 बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे आप ये देखिए कि घर तो भूल ही जाइए कोई खरीदने वाला है। घर तो आप खरीद नहीं सकते। यहाँ पे जैसे बड़े शहर देख लीजिए आप, ये सैन फ्रांसिस्को बहुत ही ज्यादा हो गया, लॉस एंजलिस देख, डैलस देख लीजिए, कोई सा भी देख लीजिए, फिनिक्स देख, आपको 2 बेडरूम या 1 बेडरूम भी देख लीजिए, 1 बेडरूम एक जो है $1,500 से $2,000 का मिलता है, अगर ढंग के आपको रहना है तो। मैंने बहुत ही बदतर हालत में चाहिए, मे भी $1,000 में। पर आप ये सोचिए, $1,000 आप, अगर मैं कह रहा हूँ चलो आप $1,000 दे रहे हैं, $12,000 आप जो है सिर्फ घर के लिए, और ये सिर्फ घर रहने, फिर कार के लिए चाहिए आपको, आपको इंश्योरेंस चाहिए उसके लिए, फिर आपको तेल चाहिए, सब मिला के इतना महंगा होता है जो है ना, मतलब पिस रहा है आम आदमी। और आम आदमी की बात करें तो जिसको जैसे हमने पहले भी बात करी थी, आई थिंक जब हमने वेजेस की बात करी थी, तो अगर आम आदमी को $15 भी मिनिमम वेज नहीं है, मिनिमम वेज यहाँ पे $8-9 है, उसमें क्या होता है पर। और यहाँ पे अगर इंडियन स्टूडेंट्स भी आते हैं, अब उनको सपोज मैं कह रहा हूँ 100,000 भी मिल जाता है, वो बहुत ही कम मतलब होगा, 100,000 भी मिल जाता है, मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे फिर कुछ टाइम बाद वो करेगा कि अगर घर खरीदना है, कुछ कर, आसान नहीं है यहाँ पे रहने। तो है, तो ये तो चैलेंजेस है ना, सबने, हम सब ने फेस किया है चैलेंजेस रमेश। तो अब चलिए, इन्फ्लेशन क्या है, यूएस के कंपैरिजन में बेटर है या और वहाँ तो और भी बुरा हाल है। यहाँ पे तो एटलीस्ट हम जो है मतलब सोच तो सकते हैं घर खरीदने की, मतलब हम लोग भी मतलब जैसे अभी हमारे लिए भी मुश्किल है, बट हम भी चलो एक बार सोच तो सकते हैं। कनाडा में तो हम सोच भी नहीं सकते भाई, आप वैंकूवर में जाइए, ओंटारियो में जाइए, वहां पे 2-2 मिलियन के घर कौन खरीद सकता है बताइए आप, 2 मिलियन के घर। तो कनाडा में हाउसिंग की तो मतलब वाट लगी है। हाँ, कनाडा में हाउसिंग, हेल्थ केयर सब। वो बोलते हैं, हालांकि बोलते हैं कि हेल्थ केयर फ्री में है, बट वो अगर आपका जो है नंबर जो है 1 साल बाद, तो उस हेल्थ केयर का अच्छा, टोरंटो में एवरेज मतलब जैसे आई थिंक अगर मैं बोलूं तो 1 बेडरूम का अपार्टमेंट का किराया आई थिंक 2300 से 2500 कैनेडियन डॉलर्स है। तो आप सोचिए कि मतलब जो यहाँ पे यूएस में हमें 1,000-1,500, वो वहाँ पे 2,300 से 2,500 है। तो अब मतलब एक क्वेश्चन ये है रमेश कि क्या, जो कि जैसे हम यूएस की बात करते हैं, तो यूएस में नो डाउट एजुकेशन सिस्टम हमारा अच्छा है, तो क्या स्टूडेंट यहाँ पे आया एजुकेशन लें इफ पॉसिबल एंड गो बैक टू इंडिया एंड वर्क देयर, वो ज्यादा बेटर स्ट्रेटजी है? बिल्कुल, मैं तो कहूंगा कि मतलब किसी को अगर जैसे यहाँ पे से एक्सीलेंट एजुकेशन, अगर तुम्हें जैसे बच्चा है कोई अपना अलग है, देखिए लॉन्ग टर्म में तो आई वोंट एडवाइज एनीवन, बट अगर कोई बच्चा है
या जैसे कोई अकेले है यहाँ पे, तो उनके लिए मतलब जैसे शुरू में अगर $80-90 वो 80-90,000, तो दैट इज गुड इनफ फॉर देम। तो अपना आराम से रहो, 2-3 साल अपना काम करो, यहाँ पे एक्सपीरियंस लो, और फिर इंडिया में अपना जाके बढ़िया सी कंपनी में ज्वाइन करो बढ़िया पैसे में। इंडिया में बहुत पैसे मिल रहे हैं आजकल शायद। भारत में जो अवसर है उसकी कोई कमी ही नहीं है। तो सबसे बड़ी हाँ अर्थव्यवस्था जो सबसे तेजी में। नहीं, वो तो बात सही है। जीडीपी ग्रोथ रेट वगैरह 6.5% वगैरह जो है हमारी इंडिया की बेस्ट है वर्ल्ड में। तो अब एक चीज ये बताइए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं हम हमारा स्टूडेंट जो इंडिया का जो पॉपुलेशन का स्टूडेंट वाला बैंड है, क्या स्टूडेंट और भी सभी को ठीक है, एक मन में ये रहता है कि हमें यूएस चांस मिले तो यूएस माइग्रेट हो जाए, राइट? तो अपने अपने अभी डिस्कशन में ये सारी चीजें अभी हमने पॉइंट रखी, इन्फ्लेशन रखा, तो फिर भी इंडियंस के दिमाग में क्यों है, क्या रीजन? वो आई थिंक प्रोबेबली मैं कहूंगा कि ये जो मानसिकता जो है ना पुरानी हमारी जो है कि भाई इंडिया अभी भी खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया बहुत बदल चुका है। पिछले 10-15 साल में इतना ज्यादा बदल चुका है ना कि मतलब क्या बोले आप। ये देखिए, मैं बात कर रहा था इंडिया में से किसी से, तो वो बता रहे थे मेरे को कि मैंने बाल कटाने के लिए लोग मतलब आदमी बुला रखा है यहाँ पे। हम सोचिए, हम यहाँ पे सोच सकते हैं ऐसी चीजें? बाल कटाने के घर में वो बाहर साफ बाल काटेगा, साफ करेगा, और $200 में करेगा। $200 में। आप सोचिए यहाँ पे हम जो है कितना देते हैं, $25-30 एक बाल कटाने के लिए। सड़ी सी मतलब मैं कह रहा हूँ चेन में। तो अगर हम सलून में चले गए तो मतलब $50-60 तो मतलब सोचिए अब। ये छोटी सी चीज में बता, ये चलो ये तो सर्विसेज की। आप ये बताइए कि इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन कितना है इंडिया में कि आप देखें? थोड़ा बहुत ठीक है, आम आदमी त्रस्त है क्योंकि इकोनॉमी इंडिया की भी थोड़ी डाउन है, बट यूएस और कनाडा के हिसाब से तो वो तो बहुत ही मतलब इंडिया में तो बेटर है ना। ग्लोबल एक्सपोजर, आई थिंक वो आप जो कह रहे हो वो अलग एस्पेक्ट है, बट एक चीज होती है कि ग्लोबल एक्सपोजर जो यूएस में मिलता है वो। नहीं, वो तो डेफिनेटली मैं तो कहूंगा कि अगर किसी को एक्सपोजर मिल रहा है यहाँ पे, डेफिनेटली ले, वो अपना एक रीजन एक्सपोजर होता करे और वापस इंडिया में काम करे। है। हाँ, लेकिन एक चीज और है कि रमेश की साहब, अगर हम ग्लोबल एक्सपोजर की बात, अब उसमें अगर आप देखो तो इंडिया में इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आ चुकी हैं बहुत सालों से, और स्टार्टअप कल्चर भी बहुत ज्यादा है इंडिया में। सबसे तो ज्यादा फिर भी क्यों यूएस की आपको जरूरत है ग्लोबल एक्सपोजर के लिए? क्योंकि हमारे को देखो यहाँ पे जो अभी भी जो है ना प्रोफेशनलिज्म, जो मैं बोलूंगा इंडिया में ना अभी भी कम है। मैं अभी भी लोग ना इतने प्रोफेशनल नहीं है। लोगों के पास पैसा है, सब कुछ है, बट इंडिया में प्रोफेशनल नहीं है। तो आप बताइए, किसी को बोलेंगे कि मेरे को 2 बजे मिल, वो पता चला 3-4 बजे पहुंच रहा है। मतलब ये छोटी सी बात कर रहा हूँ। या किसी को बोलेंगे भाई मेरे को काम करना है, मेरे को 2 दिन में काम, वो पता चला 4 दिन में काम करेगा। मतलब ये पहले बहुत ज्यादा था, अभी कम हो रहा है, बट प्रोफेशनल की निज्म की जो है ना कमी इंडिया में बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए ग्लोबल एक्सपोजर जब मिलता है, लोगों को समझ में आता है कि क्या है, उससे आदमी का जो है ना दिमाग खुलता है, और फिर जो है वो कुएं के में वो बहुत मतलब विशाल विशाल उसका मतलब व्यक्तित्व। ही एक्चुअली एक्सपैंड, ही और शी एक्सपैंड इन देयर विजन। तो इसलिए जो है ग्लोबल विजन बहुत जरूरी है। उसके बाद मतलब वो इंडिया में जाएंगे, एडजस्ट करेंगे, तो पूरा मतलब देखना उनके व्यक्तित्व ही डिफरेंट होता है। ये बात तो है। देखिए, जो जो लोग जो है इंडिया में रहते हैं हमारे, तो उन्हें भी ग्लोबल माइंडसेट। दो चीज मुझे जो लगता है इसके पीछे, मैं इसको कंक्लूड करूं प्रमेश, दो चीज जो सीइंग इंडिया की ग्रोथ, अब चूंकि हम इंडियंस हैं और हम इतने साल से यहाँ पे यूएस में, तो वी कैन क्लियरली सी द डिफरेंस, माइंडसेट का डिफरेंस, क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि इंडियंस को और क्या करना चाहिए जो जो उनको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। एक चीज होती है डिसिप्लिन, नंबर वन डिसिप्लिन, वो थोड़ा लैगिंग है। प्रोफेशनलिज्म एंड डिसिप्लिन, मैं वर्क कल्चर की बात कर रहा हूँ। ये दैट इज सोसाइटी के चेंजिंग नाउ, बट हाँ स्टिल लाइक वो मतलब बिल्कुल हाँ, लैकिंग है। तो वो एक चीज इम्प्रूव करें तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होगी। और दूसरा क्या होता है, ग्लोबल माइंडसेट। तो ग्लोबल माइंडसेट रखना। और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं यहाँ पे शालिन, एक चीज जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है ना, वो है इंडिया में करप्शन। अब इंडिया में करप्शन मतलब दोनों तरह से बोल सकते हो कि काम कराने के लिए करप्शन हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए करप्शन यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे लो लेवल पे नहीं है। अब हम हमारे लेवल पे हमारे को क्या करप्शन दिखता है? कुछ भी नहीं। हाई लेवल पे वो सैनिटाइज वगैरह पे लेवल पे बहुत सारा करप्शन करप्शन है, बट लो लेवल पे यहाँ पे करप्शन नहीं है। पुलिस वाले जो है करप्ट नहीं है, होंगे मतलब करेंगे, अपने खाते होंगे, बट आम आदमी उससे त्रस्त नहीं है ना। इंडिया में जो है ना लो लेवल पे भी करप्शन है, तो ये जो है ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। नहीं, वो बात है। तो एक्चुअली आई कवर्ड दैट टॉपिक इन अंडर डिसिप्लिन एजेंडा। तो अब जैसे हम बात करें प्रोफेशनलिज्म की, तो एंड ग्लोबल एक्सपोजर की, तो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? हमारे इंडियन स्टूडेंट्स जो है ना, बेसिकली उसको गेन अप करने के लिए वो क्या कर सकते हैं? कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पे हैं।
हाँ, आजकल तो ये हार्वर्ड MIT वगैरह के सब कोर्सेज जो है ऑनलाइन मिल जाते हैं। हाँ जी। हमारे टाइम पे होता, हमारा तो फिर कुछ हमारा तो व्यक्तित्व भी डिफरेंट हो जाता। और वर्चुअल इंटर्नशिप की भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो उसको भी अगर वो करें, वो वहाँ पे इंडिया में बैठे बैठे थोड़ा सा वर्क कल्चर का भी उनको फील और एक्सपीरियंस को मिल रहा है। तो चलिए रमेश, धन्यवाद। और हम लोगों ने बहुत अच्छी इसकी एनालिसिस की, क्योंकि हम लोग को यहाँ का डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, तो हमने सब चीज़ें क्या स्ट्रगल होती है, कैसे कैसे आदमी आगे प्रोग्रेस यहाँ पे बोलता हूँ बेसिकली होती है ना कि घर की मुर्गी दाल। नहीं, सही में बता रहा हूँ। आप इसे सोचिए कि अब इतने सारे हमारे सिख भाई बहन हैं पंजाब में, वो कनाडा में क्यों आना चाहते हैं? अच्छा खासा मतलब पैसे हैं, जायदाद, वो बेच बाज के यहाँ पर, मतलब कितनी बेवकूफी है तुम्हारे पास। अच्छा खासा वहाँ पे वातावरण है, इतना अच्छा कुछ तुम्हारा सब कुछ है, सुविधाएं हैं, सब कुछ है, तुम उसको छोड़ के तुम यहाँ पे कनाडा में टैक्सी वो तो खैर ऑप्शन पे जाते हैं। तो अच्छा डिस्कशन था। चलिए रमेश, धन्यवाद। होपफुली हमारे यूजर्स। चलिए फिर आज के लिए इतना, आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। धन्यवाद। चलिए बाय।